महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता खुले तौर पर अपने परिजनों को चुनाव में टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करते दिख रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे अपनी बेटी प्रणति शिंदे के लिए सोलापुर से टिकट चाह रहे हैं। वहीं नितिन राउत अपने बेटे कृणाल राउत के लिए रामखेत लोकसभा सीट से टिकट चाहते हैं। विजय वडेट्टीवार के लिए टिकट चाहते हैं। उधर सांगली लोकसभा सीट से पूर्व सीएम वसंत दादा पवार के पोते विशाल पटेल लोकसभा चुनाव के लिए इच्छुक है। इन सब बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता बाला साहेब देरात प्रकाश अंबेडकर से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने कहा था कि वे आज की बैठक में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एमवीए अपने बीच की खींचतान बंद करे। ये बंद होने के बाद ही वह बैठक में शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर शेयरों और डिबेंचरों के एवज में किसी भी तरह की फंडिंग करने से तत्काल रोक लगा दी, जिसमें आईपीओ पर लोन की मंजूरी एवं वितरण भी शामिल है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जेएम फाइनेंशियल सामान्य संग्रह और वसूली प्रक्रिया के जरिए अपने मौजूदा लोन खातों से जुड़ी गतिविधियां बरकरार कर सकती है। जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को शेयरों और डिबेंचरों के एवज में किसी भी प्रकार के फंडिंग को तत्काल प्रभाव से रोकने और परहेज करने का कहा गया है। इस पाबंदी में शेयरों के आईपीओ के साथ साथ डिबेंचर पर कर्ज की स्वीकृति और वितरण भी शामिल है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थकों ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में उनके पोस्टर लगाते हुए पार्टी के आलाकमान से उन्हें लोकसभा चुनाव में सीट देने की मांग की है। कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रायबरेली का प्रतिनिधित्व पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और पार्टी की यह पारंपरिक सीट है। हालांकि यह दिलचस्प बात यह है कि 1977 में इंदिरा गांधी आम चुनाव में राजनारायण से इस सीट पर हार गई थी। वह लोकसभा चुनाव हारने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री थी। पिछले 2 दशकों से इस सीट का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी करती आ रही है, लेकिन अब वह राज्यसभा के सदस्य बन गई है। कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए पार्टी की पसंद पर अटकलों के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थकों ने निर्वाचन क्षेत्र में उनके पोस्टर लगाए हैं। बारासात में प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक बैठक से पहले 6 मार्च को सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संदेशखाली से धमाकली तक मार्च करते देखा गया, जो संदेशखाली घाट को पार कर रहे थे। स्थानीय टीएमसी नेताओं और गुंडों के डर को नजरअंदाज करते हुए बसपा समर्थकों को सार्वजनिक बैठक स्थल तक पहुंचने के लिए बसों और निकायों से यात्रा करते देखा गया। संदेशखाली हिंसा हाल के दिनों में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक रही है। लोग वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद और जय श्री राम जैसे नारे लगाते दिखे। लगभग 10 वर्ष के बाद विभिन्न स्थानीय विपक्षी समूहों को संदेशखाली में एक साथ मार्च करते देखा गया। बारासात की रैली में एक महिला ने कहा, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री से न्याय मांग रहे हैं। हम जैसे लोग जो बंगाल में टीएमसी को सरकार बना कर लाए हैं, वे आज असहाय है। आज की बैठक का विषय शक्ति वंदना है, जो महिला का सम्मान देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा महिलाओं को हर पहलू में प्राथमिकता दी है और आगे रखा है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भविष्य में भी महिलाओं का समर्थन करेंगे। एक अन्य महिला ने कहा, आप भीड़ में उत्साह देख सकते हैं। यह दूसरी बार है जब नरेंद्र मोदी बारासात आ रहे हैं। राज्य सरकार संदेशखाली खान को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दे रही है और हमारे प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर चिंतित है। इसलिए आज यह मातृ सम्मेलन हो रहा है। साथ ही महिला दिवस भी नजदीक है, इसलिए प्रधानमंत्री आज यहाँ आ रहे हैं। मंत्री जो महिला है वो खुद अत्याचार पे तुली हुई है इस सरकार के साथ में, तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा। इसीलिए सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक हम लोग भी लगा रहे हैं उनके पास कि हम लोगों को न्याय मिले। एक गुहार है हमारी कि उनको उनके पास कि हमको न्याय मिले। उन्हीं के वोटर है। अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग टीएमसी के वोटर हैं, हम लोग टीएमसी को वोट देके यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जिता के लाए हैं, और आज उनकी ये हालत है
जो उनको लाए हैं, जो बंगाल में सरकार लाए हैं, उन्हीं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। দেখুন প্রধানমন্ত্রী জি আজকে যে সভা বিশেষত শক্তি বন্দনা, উনি শক্তি বন্দনা মানে নারী জাতির প্রতি সম্মান থেকে আজকে এই জায়গাটা উনি দিয়েছেন। এই মঞ্চটা আজকে নারীদের জন্য, নারীদের সম্মানের জন্য আজকে এই মঞ্চে উনি উপস্থিত হচ্ছেন। তো প্রধানমন্ত্রী জি ডেফিনেটলি কোথাও না কোথাও মহিলাদেরকে সর্বোচ্চ রাখেন এবং সর্বঅগ্রে রাখেন, সেই জন্যই আজকের এই সভা। আমরা মনে করি যে প্রধানমন্ত্রী জি আগেও এইভাবেই মহিলাদের পাশে থাকবেন। आप देख रहे हैं उत्साह, तो आपको दिख ही रहा है कि कितना क्राउड में उत्साह है। और फिर बार बार मोदी जी, ये सेकंड टाइम है जो बारासात काचारी मार्ट में आ रहे हैं, तो हम बहुत ही लकी हैं कि हमारे एरिया को बार बार मोदी जी चुन रहे हैं इस चीज के लिए। ये तो बहुत ही जरूरी टॉपिक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5 मार्च को एक राजनयिक से राजनेता बनने में अपने परिवर्तन के बारे में बात की। उन्होंने अपनी राजनीति और अपने राजनीतिक करियर को लेकर अपने परिवार के रूप के बारे में भी बात की है। See, in my case, I didn't make the transition. Somebody else made the transition for me. Prime Minister told me that he was keen that I join the government. It was nobody in my family, then or even now, has even remotely thought about politics. In fact, rest of my family is still wondering what am I doing in politics. I did as a minister what I had done earlier as a diplomat or ambassador. See, in my case, I didn't make the transition. Somebody else made the transition for me. So about 5 years ago, I was at that time, actually I had, retired from diplomacy, and I was a well-paid corporate executive, and the Prime Minister told me that he was keen that I join the government. So it, frankly, and to me it was, to me personally it was a surprise. I had not even thought about it, but one of the reasons I had not thought about it was nobody in my family, then or even now, has even remotely thought about politics. In fact, rest of my family is still wondering what am I doing in politics. So it's not something I was prepared for at all, So then you ask me how, so did diplomacy teach you? It did, because, when you are thrown, in a completely new environment, what do you do? I did as a minister. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 मार्च को भारत की आर्थिक ताकत के बारे में बात की। वह दक्षिण कोरिया के सियोल में भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और उन्हें दूसरों को यह बताने में शर्म आती है कि भारत जल्द ही उनसे आगे निकल जाएगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। We are the 5th. I find it embarrassing to tell others that we are going to overtake them and will be third soon. We are the 5th. I find it embarrassing to tell others that we are going to overtake them and will be third soon. Hopefully, when it happens, they will discover it and congratulate us. We are at a point where the country will make some important decisions. We are very confident that there will be very good decisions in the interests of the country. But I do want to take this opportunity to actually thank all of you, because, when we look at Indian communities abroad, as again, someone who's myself spent a large part of my life abroad, it's not always easy living outside your country. There are times
भारतीय खिलाड़ियों के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा की है। अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यह घोषणा की है, जिसके मुताबिक अब खेलो इंडिया के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। खेल और युवा मामलों को मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वहां घोर पाप हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के राज में वहां पर अत्याचार हो रहा है। बुधवार को ये बातें उन्होंने संदेशखाली की पीड़िताओं को देखकर भावुक होने के बाद कही। पश्चिम बंगाल दौरे पर बारासात में हुए नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा, संदेशखाली में घोर पाप हुआ है। वहां जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन वहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने की पूरी शक्ति लगा रही है और पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के सदस्यों ने 5 मार्च को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने असम के बिस्वनाथ में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि विरोध मार्च के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। नाडु के सत्तारूढ़ दल डीएमके के नेता ए राजा के बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है। राजा ने भारत माता की जय और भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। डीएमके नेता के बयान से सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ पल्ला झाड़ लिया है, बल्कि उनके बयान की आलोचना भी की है। 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बर्थडे पर हुई एक सभा में डीएमके सांसद ए राजा ने भारत को एक देश मानने से इनकार कर दिया था। डीएमके नेता ने कहा था कि हम जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनके बयान की न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि गठबंधन के सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी निंदा की है।